अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, मौसम के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले खुशगवार मौसम है। जब मौसम खूबसूरत होता है, खुशगवार होता है, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि मूड भी अच्छा हो जाता है, दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। मौसम कुदरत की वो हसीन तस्वीर है जो हर लम्हा जो है वो रंग बदलती है। और आपको पता है जिस तरीके से पेशगोई की जा रही है, 16 से 20 जून तक पूरे मुल्क में वक्फे के साथ बारिश भी होगी और मौसम भी खुशगवार होगा। अपना आप अच्छा सा टूर प्लान करें और खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते करते पहाड़ी इलाकों का रुख करें, जहां अपने बच्चों की आप छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं और कोई अच्छी सी आउटिंग प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि एकदम से गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है और खुशगवार मौसम के साथ बाकी दिल चाहता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, अच्छा सा म्यूजिक सुने, हाथ में चाय का कप हो या कॉफ़ी हो और साथ साथ पकोड़े हों, तो कहते हैं ना कि मज़ा दुबाला हो जाता है। तो सोचा कि आज मौसम के साथ हम लोग आपको अपडेट करें। और यहाँ तो मौसम अच्छा है, पूरे मुल्क का मौसम अच्छा है, मगर बजट का मौसम कैसा है उस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पंजाब की सियासत और मईशत के हवाले से एक इंतहाई अहम दिन है। क्योंकि सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ईवान में बजट पेश करेंगे आज, और इससे कबल जो है सूबाई काबीना असम्बली ने जो है वो बजट की हतमी मंजूरी भी दे दी है। तो तरजीहात क्या होंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इस साल बजट में आवाम की नज़रें लगी हुई हैं कि प्रायोरिटीज़ किसको दी जाएंगी। हेल्थ सेक्टर को दिया जाएगा, एजुकेशन सेक्टर को दिया जाएगा, या जो है पेंशन्स के अंदर इजाफा किया जाएगा, तनख्वाहों में कुछ इजाफा किया जाएगा। टैक्सेशन के हवाले से भी नज़रें लगी हुई हैं कि कोई ऐसा टैक्स नाफिज ना कर दिया जाए जिससे वाकई आवाम जो है एक बार फिर जो है महंगाई के अंदर जो है पिस जाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों शहरियों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाला जो बजट है, इसके कितना अच्छा या कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये भी आवाम जानना चाहती है कि महंगाई की इस दौर में जो है हुकूमत ने कोई रिलीफ प्रोवाइड किया है या नहीं किया। ख़ास तौर पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करें, कारोबारी तबके की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें, और सरकारी मुलाजमीन की तवक्कुआत इससे भी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अजम्पशंस हैं, मगर अजम्पशंस का जवाब दिया जाएगा जब आज सूबाई असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। तो व्यूअर्स, बजट के ऊपर थोड़ी सी अपडेट लेते हैं और देखते ये हैं कि क्या मुतवक्के है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे जो हैं बिलाल मिर्ज़ा, नुमाइंदा न्यूज़ पंजाब असम्बली के बाहर से हमें अपडेट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम हनीना। बिलाल, ये बताएगा कि बजट का जो इजलास है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि काबीना इजलास के हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास, कोई अपडेट है? जी बिल्कुल हिना, जैसे आपने मौसम की बात की तो लाहौर का आज मौसम भी काफ़ी औसम हो चुका है। आपने पहाड़ों पे जाने की बात की, मेरा ख्याल है कि बजट आने वाला है और शहरियों को चाहिए कि वो अपने बजट को भी जो है वो तैयारी बांध लें और अपने बजट का जो है वो भी तखमीना लगाना शुरू कर दें। पहाड़ों में आज जाकर अपना अगर वो उन्होंने बजट लगाने के बजाय, लाहौर का मौसम जो है वो पहाड़ों से कमतर नहीं है। अगर बजट की बात करें तो आज पंजाब हुकूमत जो है वो अपना तीसरा जो है कामयाब बजट पेश करने जा रही है। इससे कबल जो है पंजाब हुकूमत 2 अपने कामयाब बजट जो है वो पेश कर चुकी। आज तखमीना लागत जो है टोटल बजट की 51 से 31 अरब से जायद का जो बजट पेश करेगी। बजट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में फिनांस मिनिस्टर मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो पेश करेंगे, और हाउस की जो सदारत है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। अगर बजट के हवाले से जो शहरियों की और जो तरक्याती मनसूबों की फंड में जो पैसे लगेंगे उसके फिगर्स में आपको कुछ बताता जो बजट में तनख्वाहों के हवाले से जो है 650 अरब रुपए और पेंशन के लिए 505 अरब रुपए और 80 करोड़ जो है मुख्तस किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के साथ जो है मुंसलिक कर दिया। वफाक ने जितना सरकारी मुलाजमीन की पेंशन
पेंशन और तनख्वाह में इजाफा किया है, पंजाब हुकूमत भी उसी के मुताबिक करेगी। और दूसरी जानब जो है तलीम के लिए 900 अरब से जायद, जबकि सेहत के लिए 680 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह सुथरा पंजाब इस वक्त जो हुकूमत पंजाब का मेन मोटिव है और बड़ा बयानिया है जो ग्राउंड रियलिटी पे काम करता दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा पंजाब, जिसके हवाले से मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंत तक मेहनत करती भी दिखाई देती है। उसके हवाले से जो है 150 अरब रुपए जो है मुख्तस करने का ऐलान किया गया। इसी तरह समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, जबकि ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ से ज़ायद जो है रखने की तजवीज़ दी गई। तलबा के लिए जो साबिक जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ की जानिब से तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दी गई थी कि तलबा के लिए जो है वो ऑनलाइन रोज़गार के मौके फराहम किए जाए। तलबा के लिए जो है लैपटॉप के हवाले से तलबा के लिए जो 20 अरब, जबकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के लिए 18 अरब मुख्तस करने का जो है जो मनसूबा तजवीज़ दी गया। इसी तरह अगर रमज़ान पैकेज जो मॉडल बाजार बनाए जाते हैं, सस्ते रमज़ान पैकेज भी बनाए जाते हैं जिसमें आवाम को बड़े पैमाने पर जो है रिलीफ दिया जा रहा है, उसके हवाले से भी जो है रमज़ान पैकेज के लिए 35 अरब, सब्सिडी के लिए 80 अरब से ज़ायद जो है मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह किसान कार्ड जो है किसानों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का मेन मोटिव है किसानों को जो है बड़े पैमाने पर रिलीफ देने के लिए 10 अरब और हिम्मत कार्ड अकलीती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह प्रवास कार्ड जो मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लोगों को जो है स्टेबल करने के लिए और लोगों को जो रोजगार के मौके देने के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया, तो उसके लिए 7 अरब जो है मुख्तस करने की। अच्छा बिलाल, बिल्कुल आपने बताया इजाफा भी हो रहा है, मुख्तस भी किया गया है, फंड एलोकेशन फंड्स की हो रही है। हुकूमत ने नए टैक्स लगाए जाने के हवाले से कुछ कहा है या किसी किस्म का टैक्स रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए जी, हुकूमत की जानिब से ये हमारे जो ज़राए हैं ये कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स तो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अलबत्ता अगर माजी की बात की जाए तो माजी में जो पंजाब असम्बली के इजलासी ज़ूम है उनमें कई टैक्सेस के ऐसे लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं वो पास की गई हैं जिनमें जो किसानों पर जो है वो भैंसों की मद में भी टैक्स लगाया गया। इसी तरह दुकानदारों को टैक्स लगाया जा रहा है, वो प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर जो इस टाइम आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है वो सुनाई भी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, वो भी लगाए जाने का इम्कान। अलबत्ता हुकूमती ज़राए अभी तक ये बता रहे हैं कि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाए, अवाम को इस टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीफ ही दिया जाएगा। लेकिन कुछ जो है ज़राए ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि इस बजट के अंदर जो है बड़ा आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया में बजट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है बातें होती दिखाई दे रही है, जिसमें प्रोफेशनल टैक्स जो है दुकानदारों, छोटे दुकानदारों पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। अलबत्ता अभी तक हुकूमती ज़राए की जानिब से जो है इस बात को कन्फर्म नहीं किया गया। अच्छा, एग्रीकल्चर के हवाले से आपके पास क्या इतलात आ रही हैं? किसानों और ज़रूरी शोबे के हवाले से कोई इतलात आ रही हैं? बिल्कुल हिना, ज़रूरी शोबे के लिए मैंने आपको बताया कि किसान जो हैं वो पंजाब की रीढ़ की हड्डी की इमानत होते हैं और बैकबोन का किरदार अदा करते हैं। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों के लिए जो है बड़े पैमाने पर 10 अरब जो है वो रखने की जो तजवीज़ दी गई है, इसमें जो है अकलीतों के लिए भी 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, क्योंकि अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती है, अकलीतें जो हैं वो पाकिस्तान की खूबसूरती हैं। साथ ही साथ जो है 10 अरब रुपए किसानों के लिए जो रखे जा रहे हैं वो किसानों को जो है वो ज़मीन ज़रूरी मद में भी दिए जाएंगे, वो ट्रैक्टर्स भी दिए जाएंगे और किसानों को दीगर आलात भी दिए जाएंगे, ताकि किसान जो है वो जदीद तरीके से अगर वो फार्मिंग करेगा तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम कमाई जा सकेगी। जी ही ना, तरक्याती बजट के हवाले से कोई तजवीज़ सामने आ रही है और किन शोबों को जो है प्रायोरिटाइज किया जा रहा है? देखिए जी, इस टाइम हुकूमत का ही ना इस टाइम बड़ा मंसूबा जो सुथरा पंजाब के नाम से जो इस टाइम फील्ड में काम करते दिखाई देते हैं, उसके लिए भी 150 अरब से ज़ायद जो है वो पैसे रखेंगे। अगर मैं आपको इस बजट का गुज़श्ता बजट के साथ जो है मुआवजा करके बताऊं तो आपको सीधे साधे अल्फाजों में समझ आएगी कि हुकूमत ने इस मरतबा किन शोबों में कितनी ज़्यादा जो है ग्रांट देने की बात की। गुज़श्ता साल अगर बात करें 660 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो तलीम के लिए रखे गए थे, इस दफ़ा जो है 700 अरब से ज़ायद जो है वो तलीम के लिए रखे जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए सेहत के हवाले से तो गुज़श्ता साल जो है सेहत के हवाले से 500 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने का जो है हुकूमत की जानिब से कहा गया था, लेकिन इस बार
से जायद जो है वो रखे जाने का इम्कान बताया जा रहा है। इस तरह क्लिनिक और व्हील अद्वियात और लोगों की फलाह बहबूद और जो सेहत के हवाले से भी बड़े बजट का जो है ऐलान किया गया, ताकि लोगों की सेहत के हवाले से भी जो ख्याल, पुलिस के अमन अमान के हवाले से 200 अरब से जायद का रखने का भी इम्कान बताया जा रहा है। इस तरह बहुत से ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं जिनका बजट बड़ा है, जिस तरह सेहत का है, तलीम का है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत का ख्याल रखा जाए और तलीम के मौके फराहम किए जाएँ। क्योंकि इस वक्त जो आपको इल्म होगा कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ नाम से स्कूल चलाए जा रहे हैं और उनमें बड़ी तादाद के अंदर जो है हिना हमें देखने में नज़र आ रहा है कि वहाँ पे दाखिला लेने के लिए जो लोग सरकारी स्कूलों को छोड़कर उसमें दाखिला ले रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर बच्चों को मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लोग जो है इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। अगर तलीमी मेयार के मुताबिक बात की जाए तो वहाँ पर तलीमी मेयार जो है दूसरे स्कूलों की निस्बत अलबत्ता अच्छा बताया जा रहा है और बड़े बड़े जो पाकिस्तान के ब्रांड हैं या बड़े बड़े पाकिस्तान के स्कूल हैं उनके मेयार से भी ऊपर जो उनका मेयार बताया जा रहा है। जी, थैंक यू सो मच बिलाल मिर्ज़ा फॉर अपडेटिंग अस। और बिलाल मिर्ज़ा पंजाब असेंबली के बाहर से हमें अपडेट कर रहे थे। इजलास थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और बजट इजलास के आगाज़ से कबल ही जो सरगर्मियों के हवाले से हमने आज बात की है, बजट के हवाले से बात की है, किन शोबों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, किन शोबों में टैक्स को रिलीफ दिया जाएगा और ख़ास तौर पे किसानों के हवाले से कहा गया है कि उनको भी रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के अंदर जो है पाकिस्तान को ज़रा मुबादला कमा के दे सकें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लैपटॉप स्कीम्स जो है, साफ़ सुथरा स्कीम्स के हवाले से भी जो है उसमें भी मज़ीद जो है फ़ंड्स एलोकेट किए गए हैं और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के हवाले से भी जो बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड हैं उस हवाले से भी तरजीहात में इस चीज़ को शामिल किया गया है। तो व्यूअर्स देखना ये है कि पेंशन के हवाले से और तनख्वाहों के इजाफों में हवाले से जो है क्या मज़ीद इसके अंदर पेशरफ्त होगी, मगर बजट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द इशू और बजट आज आने वाला है, सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तो देखना ये कि क्या इसका हल निकलता है और क्या होता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौसम गर्म हो और आमों का कहते हैं जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो वेट कर रहे होते हैं कि मौसम गर्मा आएगा तो साथ ही किंग ऑफ फ्रूट्स जो हैं उनकी बहारें देखने में आएंगी। हर तरफ येलो येलो कलर के मीठे शहद आम हमें नज़र आते हैं और इसके साथ साथ हम उनको फिर ऐसे खाते हैं कि उसके बाद हमारा हम दिन ना देखना हमें नसीब हो, हमने इतना खाना होता है। एक वक्त में 2-2, 2.5, 3-3 किलो आम खा जाते हैं और फिर कहते हैं हमें शुगर हो गई, हमें हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और फिर कहते हैं कि साथ ही अक्सर लोगों को जो है ज़्यादा आम कंज्यूम करने से डायरिया भी हो जाता है। और अब देखना ये है कि आम खाने के बाद ये भी मिथ है कि आप कच्ची लस्सी पी लें तो जो उसकी जो गर्माहट है वो ठंडक में तब्दील हो जाता है। बहुत सी ऐसी मिथ्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैंगो शेक्स के हवाले से भी बहुत सी मिथ्स हैं कि मैंगो शेक ना पिएं, इससे बेहतर है कि आप कच्ची लस्सी और आम अलग अलग करके खा लें। और दही में आम मत खाएं, कुछ लोग कहते हैं दही में आम खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आम खाने का तरीका क्या है, कितना आम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को जब खाना चाहिए तो उसकी ग्रामेज कितनी होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल होते हैं और फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक। तो जो गुड है उसको हम बैड खुद बनाते हैं। तो आज हमें बताएंगी हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अंबर मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर आप? बिल्कुल ठीक। अंबर, आम किंग्स ऑफ फ्रूट, आपको पता है कि आम हर किसी को पसंद होता है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इसको ना करे। और हम जब खाना शुरू करते हैं तो हम इतना खाते हैं, पुडिंग्स बना बना के, डिज़र्ट्स बना बना के, क्रीम ऐड कर कर के कि वाकई उसके बाद हमें लगता है कि हम अगली बार शायद ना खा पाएँ। तो ये क्या इतना हम खा सकते हैं? देखिए, आम का जायका, इसका कलर और इस जितनी शिद्दत से हम इसका इंतज़ार करते हैं कि मौसम गर्मा आए और हम आम को एंजॉय करें, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि आम कितना ज़रूरी है हमारे लिए। लाइक हम इसका वेट कर रहे होते हैं। डेफिनेटली आम हम खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पोर्शन कंट्रोल,
क्योंकि इसके जो हमारी इसकी ग़िज़ाई अफादियत है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आप अभी बता रही थी कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और फाइबर, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन में, इवन हमारे गट बैक्टीरिया को ये हेल्प करता है इसको बेहतर करने में। तो इसलिए हमें इसको खाने से गुरेज नहीं करना चाहिए, इंजॉय ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बेस्ट है कि अगर हम इसकी आधा कप या एक कप, जिसको हम 125 ग्राम तक कह सकते हैं, उसकी कंजम्पशन करने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा, आधा कप और एक कप तो इतने से आएंगे ना, लेकिन यहाँ तो हमारा पेट ही नहीं भरता जब तक हम इतने आम ना खाएं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स हमें नजर आएंगे, जैसे हमें इश्यूज आते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है जिनको, वो आम ना खाएं, कैसी बात है? नहीं, उनको आम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल इसका स्लोली आपका ना इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आप अगर हम इसको आधा कप ले रहे हैं जो 85 ग्राम बनता है, तो वो बिल्कुल उनके लिए मुनासिब है। लेकिन अगर ऑब्वियसली इसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा है, इसमें नेचुरल शुगर है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उनकी इंसुलिन स्पाइक होगी और उसके लिए फिर उनको आगे फिर आप कहेंगे कि हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये अगर हम इसकी क्वांटिटी को अगर ध्यान कर लें तो बहुत सारे हमारे मसाइल जो है इसके हल हो सकते हैं। तो उनको आधा कप कंज्यूम करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर, आपको पता है ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन हर घर में किसी ना किसी को ज़रूर है। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जिनके खास तौर पे लो ब्लड प्रेशर वाले और हाई ब्लड प्रेशर वाले, कितनी कितनी कंजम्पशन करनी चाहिए? देखिए, उन दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंगोज़ के अंदर पोटेशियम है। अगर आप एक कप ले रही हैं तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिकदार में पोटेशियम मिल जाती है। तो बनानाज में तो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत अच्छी वाफिर मिकदार है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसको हमें लेना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ज़्यादा मिकदार अगर हम लेंगे तो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको अपनी बैलेंस डाइट के साथ इसकी क्वांटिटी को पोर्शन कंट्रोल रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद। अच्छा, हाई बीपी वाले भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, और लो बीपी वाले भी ले सकते हैं, लेकिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है, मिठास है। तो अक्सर हमें ये होता है कि हम जब इसको लेते हैं तो हमें थोड़ी सी गर्मी की, इसकी फूड की अपनी एक थर्मिक हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा एक कल्चरल ये ट्रेडिशन भी है कि हम साथ कच्ची लस्सी लेते हैं, तो वो बहुत हेल्प करती है हमें इसकी डाइजेशन में भी और हमारी हाइड्रेशन भी। अच्छा, वो जो कच्ची लस्सी होती है वो फायदेमंद होती है, हम आम के साथ ले सकते हैं, तो उससे हाजमा बेहतर होता है कि और भी कोई फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी को कहते हैं ना कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? अगर हम कच्ची लस्सी ले रहे हैं उसमें थोड़ा नमक कम मिकदार में लें, साथ थोड़ा सा ज़ीरा अगर ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी ब्लोटिंग को भी कम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूध और दही में प्रोबायोटिक इसकी क्वालिटीज़ हैं, तो उसको लेने से हमारी डाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो ये बहुत हेल्पफुल है। अगर हम मैंगो के बाद अगर लस्सी ले रहे हैं तो ये हमारी हाजमे को बेहतर करता है। अच्छा अंबर, एक सवाल है कि या आप मिल्क शेक कंज्यूम कर लो या आप वैसी रॉ आप मैंगोज कंज्यूम कर लो, क्या बेहतर है? मिल्क शेक पीना बेहतर है कि वैसे आम खाना बेहतर है? आम खाना क्योंकि होल फ्रूट जब ले रहे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम इसको दूध में चीनी ऐड करके या हम इवन क्रीम वगैरह डाल के डिज़र्ट्स जो हम ले रहे होते हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा फैटनिंग हो जाती है। इवन कंडेंस मिल्क ऊपर हम ऐड कर देते हैं कि हम और हेल्दी बनाएं। ऑलरेडी इसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा हैं। हम एक कप अगर हम मैंगो क्यूब्स में ले रहे हैं तो उसके अंदर 100 कैलोरीज हमें मिल रही हैं बहुत आसानी से। तो आप खुद सोचें, उसके अंदर हम उसके और अगर इंक्रीज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे इंक्रीज़ होगा, हमारी उसके बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, उसकी ओवरऑल ब्लड शुगर भी आपकी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को हम अगर बैलेंस क्वांटिटी में लेंगे तो हमारी बॉडी में इसके बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से हमें ये बचाता है, जिसमें हार्ट हेल्थ हमारी इससे अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी है जो कोलेजन बनाने में बहुत मदद करता है, जिससे हमारी यूथफुल अपीयरेंस, हमारी फाइन लाइंस और एंटी एजिंग को हमारे लिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, स्किन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत फायदेमंद है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, तो इसको हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। हमारा विटामिन ए जो इसके अंदर है वो हमारी आइज़ के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें फोलेट है जो प्रेगनेंसी में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो वो बच्चों की ब्रेन और स्पाइनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद है जिसकी वजह से इसको हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपने तो स्किन के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की हैं। अक्सर हमने मैंगो मास्क देखे हैं कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं और लोग लगाते भी हैं, और मैंने अक्सर लोगों को लाइक आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर तो रॉ मैंगो मुंह पे भी लगाते हुए देखा है। क्या लगाना चाहिए?
इसका यही फ़ायदा है ना, कुछ लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग तो इससे गुरेज करें, लेकिन जिसको अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको पोलन एलर्जीज़ हैं या उनकी स्किन सेंसिटिव है, तो उन लोगों को तो मे बी इससे रैश भी हो सकता है। लेकिन ये कि अगर आप इसको मास्क फॉर्म में अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन की ग्लो के लिए कोलेजन बढ़ाने में ये मदद करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगती है। प्लम, जिसको हम कहते हैं प्लम फैक्टर आता है। अच्छा, आम जो है ये खाली पेट खाना चाहिए कि खाने के बाद खाना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर खाने के बाद कंज्यूम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर हम इसको एज अ स्नैक लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ अगर हम कोई प्रोटीन या हेल्दी फैट जैसे लस्सी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो इससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, उसकी मिठास को भी बैलेंस कर देगा और हमें एकदम से जो हमारे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी तो हमारा वज़न भी उस तरह से बढ़ेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम क्या जाता है कि फ्रूट को अगर मैंगो ले रहे हैं तो उसका दही कंज्यूम कर लें या आप लस्सी ले सकते हैं या बादाम थोड़े से ले लें, तो वो बहुत इसके लिए अच्छी ऑप्शन आपके पास बैलेंस कर देगा। अब हम मजीद भी बात करेंगे आमों के हवाले से, तो आप हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आमों के हवाले से बात कर रहे हैं। दिल चाह रहा है कि अभी सामने आम आए और हम जल्दी से खाना शुरू कर दें, बिकॉज ये इतने कहते हैं ना कि वाइब्रेंट और इतने कलरफुल और इतने माउथ वाटरिंग होते हैं कि रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर हेल्थ इश्यूज़, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको प्लीज़ ये देखना चाहिए कि वो जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए जो है नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहे। जहाँ पॉजिटिविटी करना चाह रहे हो, अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हो, बेहतर फील करना चाह रहे हो, वहाँ ये पता लगे ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ है, शुगर भी हाई हुई है और एंड में हम अस्पताल पड़े हुए कि हाई हमने आम खा लिए थे। डॉक्टर अंबर मुस्तफ़ा इज़ विद अस, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो हमें बता रही हैं कि आम की अफादियत के हवाले से। अंबर, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इसका क्या फ़ायदा होता है? ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आम में है मौजूद। बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट्स के हमें इसकी हमारी इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम करता है, हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे ले लें कि अगर हम किसी भी आयरन को पेंट करते हैं तो उससे क्या रस्ट उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होने देगा। इसी तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए जो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से इससे मिलती है, तो इसका बहुत फ़ायदा है हमें लेने का। अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको जो है ऑफ कोर्स कब्ज़ रहती है, उनको कहते हैं कि आम खिलाएं, क्या आम फ़ायदेमंद है उनके लिए? बिल्कुल, आम अगर हम 1 कप ले रहे हैं उसके अंदर हमें 3 ग्राम के करीब हमें फाइबर मिलती है। ये हमारी बॉवल मूवमेंट को हेल्प करेगी और डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये कब कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? हर खाने के बाद तो नॉर्मली हमारा दिल चाहता है हम खाएं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को कितना लेना चाहिए? देखिए, हमें इसको बैलेंस डाइट जो अगर हम ले रहे हैं अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कैलोरीज को देखते हुए उसके अंदर हमें इसको इंक्लूड करना होता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो डेफिनेटली कैलोरीज और शुगर ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे लिए मोटापे का बाइस भी बनेगा और भी इसके बहुत सारे नुकसान हमें नज़र आएंगे। तो एतदाल इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधा कप से लेके 1 कप हम चाहे दिन में 2 या 3 बार ले लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा ना करें और अपनी बैलेंस डाइट के साथ इसको शामिल करें। ग्रोइंग बच्चों को देखा है, खासतौर पे टीनेज लड़कियों को आम खाने से दाने निकल आते हैं और स्किन के ऊपर, और ये कहते हैं गर्मी दाने। क्या आम का कोई रोल है दानों में कि ये ऑटोमेटिकली जब आप कोई चीज़ गर्म खाते हो तो हीट होती है बॉडी में और वो टीनेज पीरियड ही ऐसा होता है जिसमें निकलते ही निकलते हैं? क्योंकि ये ऑब्वियसली जो टीनेज है इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा आपके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो हम कई दफ़ा मैंगो को इसका कसूरवार ठहरा देते हैं, जो कि नहीं है, जो कि है नहीं है बिल्कुल भी। असल में गर्मियों में हमें बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होती है। अगर हम ओवर ईट करेंगे या ज़्यादा शुगर लोड करेंगे बॉडी के ऊपर तो डेफिनेटली हमें उसके रिजल्ट्स हमें आएंगे। अगर मीठी और फ्राइड चीज़ें वैसे भी अगर हम खाते हैं तब भी हमारी स्किन पे एक्नी नज़र आने लग जाती है। तो हम इसको मैंगो इसका बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है, इसके और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्नी होती है। तो ये एक मिथ है कि हम इसको कहते हैं कि एक्नी मैंगो की वजह से हो रही है। अच्छा, ये मिथ है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ये गर्मी है, गर्म फ्रूट है। अच्छा, ये गर्म सर्द क्या होता है अंबर? अक्सर लोग कहते हैं ये इसमें ये जो फल है ये गर्म है, ये फल जो है ये ठंडा है, तो ठंडा गर्म का कोई कॉन्सेप्ट है? वैसे जैसे हम जो भी चीज़ खा रहे हैं ना उसकी थर्मिक हीट होती है। हाँ। तो इसकी थोड़ी सी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। अगर वाटरमेलन ले रहे हैं वो ठंडा है,
उसकी, क्योंकि उसके अंदर थर्मिक हीट उसकी कम रिलीज़ होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से हमें इसलिए कहा जाता है कि हम कच्ची लस्सी साथ लें तो वो चीज़ इसकी बैलेंस हो जाती है। और मिठास जो है वो हम ज़रा, अगर हम नमकीन लस्सी ज़्यादा बेहतरीन है, अगर हम मीठी लस्सी ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो उसका रिज़ल्ट नहीं देगा जो कच्ची लस्सी से हमें मिलेगा। तो ये बेहतर है कि आप जब भी मैंगो कंज्यूम करें तो उसके साथ कच्ची लस्सी ज़रूर लें। अच्छा, आप डाइट प्लान्स बना के देती हैं, आपकी बहुत सी केस स्टडीज़ भी हैं जिसमें दुनिया में जितने भी लोग आपसे रब्ता करते हैं, डाइट प्लान्स बनवाते हैं, तो उनका वेट लॉस जर्नीज आपके साथ हुई हुई हैं। आम आप कितनी बार उनको खाने को देती हैं, कैसे कैसे देती हैं, और डाइट पे जो लोग हैं वो आम खा सकते हैं? वो बिल्कुल ले सकते हैं, एक आम से ज़्यादा हम उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं करते। रोज़ का बिल्कुल एक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो स्नैक की सूरत में लिया जाए, या अगर आप मील ले रहे हैं तो वो लाइट मील हो, उसके अंदर बिरयानी या ड्रिंक्स वगैरह ना होती ज़्यादा हो, हाई कैलोरिक मील ना हो, क्योंकि वो दोनों मिलकर डबल करके आपका वजन ही बढ़ाएगा, तो उसमें वेट लॉस नहीं होगा बल्कि वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक आम में कितनी कैलोरी होती है? एक आम हम अगर ले रहे हैं तो उसमें 100 से 150 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द साइज टू, बड़ा है तो जाहिर है बड़ा होगा, छोटा होगा तो छोटा, कम कैलोरीज होंगी। अच्छा, इसकी किस्में भी बहुत होती हैं, सिंदड़ी, चौंसा है, अनवर अठोर है, और भी पता नहीं लंगड़ा, और पता नहीं कौन कौन से और हैं। तो इनकी जो जितनी इकसाम है, इसमें कोई ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क है कि सब एक तरह के हैं? ग़िज़ाइयत इन सबकी सेम है, मिठास पे ज़रूर फ़र्क है। हम लोगों का पसंदीदा अनवर अठोल होता है, कि लोगों को चौंसा बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा ये दोनों हैं, इनमें मिठास थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सिंदड़ी अगर ले रहे हैं तो उसकी थोड़ी मिठास कम होने की वजह से 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ग़िज़ाइयत जो है इसकी सिमिलर है। जो हमें जो इसके ओवरऑल जो फ़ायदे मिल रहे हैं इसको खाने से, वो किसी आम में भी कम नहीं होंगे। अच्छा, ये तो आम हो गया ना, तो आम आने से पहले वो जो छोटी ग्रीन आम आते हैं जिनके अचार बनते हैं, तो अचार की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अचार खाना मुफीद है? क्योंकि अक्सर लोग खा के जो उनको हार्ट बर्न शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं खाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा जो गैस्ट्रिक होता है, या उनके हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं? जिन लोगों को एसिडिटी है या जिनको IBS का इशू है, तो उन लोगों के लिए तो ये उनको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो आप कह रही कच्चा आम है वो बहुत अच्छा आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होती है, तो वो स्लो डाइजेशन की वजह से आपके लिए बहुत उसकी फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ है, जिससे आपकी फ़ाइबर भी उसके अंदर ज़्यादा है, जो आपकी स्लो डाइजेशन की वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी ख़त्म कर सकता है। तो वो लेना चाहिए, बहुत मुफीद है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनको थोड़े से हार्ट बर्न के या रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम है, तो वो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम ना करें। हम आम जब ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग बड़े विजिलेंट होते हैं कि आम के ऊपर कोई दाग ना हो, क्योंकि अक्सर लोग स्किन के साथ ही आम खाते हैं, और स्किन जो उनकी पील होती है आमों की, उसको भी यूज़ करते हैं। आपको पता है आमों का सालन बनता है कहीं इंटीरियर सिंध में, लोग बहुत खाते हैं। तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब अगर हम आम ले रहे हैं तो कोशिश करें इसको अच्छी तरह वॉश करें, अगर नमक वाले पानी में कर लें या सिरका डाल के कर लें, क्योंकि उसके बाद जो पाउडर लगा होता है ना, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उसको पकाने के लिए उस पर अक्सर लगाया जाता है, जबकि इसको मना भी किया जाता है, क्योंकि आम एक ऐसा फ्रूट है जो दरख्त से उतरने के बाद भी ये पकता रहता है। इसके अंदर एथिलीन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वो पाउडर से ना बना हो, सही प्रॉपर्ली उसको पकाया गया हो, और जब अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी तरह वॉश कर लिया जाए, तो हम उसकी जो नुकसान उससे बचकर उसके फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। अच्छा अंबर, ऑब्वियसली आप डाइट प्लान्स देती हैं, पूरे प्लान्स जो हैं चॉक डाउन करती हैं, ऐसी कोई डिश या रेसिपी आप बताना चाह रही हूँ व्यूअर्स को जिसमें कैलोरीज भी ज़्यादा ना हो और अच्छी भी लगे और लोग रात को भी कंज्यूम कर सकें आफ्टर डिनर, वो क्या है, कैसे हम कर सकते हैं? आप इसको ग्रीक योगर्ट में या फ्रोज़न योगर्ट के अंदर अगर मैंगो डाल लेते हैं तो बड़ा अच्छा डिज़र्ट है, जिसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर लें तो हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगी, आपको प्रोटीन भी आ जाएगी, और आपकी जो क्रेविंग है स्वीट क्रेविंग्स, उसको भी बहुत अच्छी तरह ही सेटिस्फाई कर देगा। अच्छा, लस्सी भी बनाते हैं लोग, मैंगो लस्सी बहुत पॉपुलर आजकल ड्रिंक चल रहा है, मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी फायदेमंद है? लस्सी तो वैसे ही बहुत फायदेमंद है। मैंगो लस्सी लें, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर और क्रीम ऐड ना करें, तो बिल्कुल फायदेमंद है वो।
ठीक है, ये फ़ायदे में हैं। तो आई थिंक हमने आज बड़ी डिटेल डिस्कशन की है किंग ऑफ फ्रूट्स के हवाले से, आम के हवाले से, और आपने हमारी ज़बरदस्त रहनुमाई की है अंबर। तो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और व्यूज़ ऐसा लग रहा है कि आज आम हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज़ है जो कि बाकी गर्मियों में आम हो जाती है और हम खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। आई एम श्योर आपको इसकी अफादत के बारे में हमने आपको आगाह किया है, और जैसे कि अंबर ने बताया है कि किस तरीके से आपने कंज्यूम करना है आम को। नॉट मोर देन हाफ कप, नॉट मोर देन 1 कप, इससे ज़्यादा आम नहीं खाने, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज़। बड़ी डेवलपमेंट में से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन की सेहत और बुनियादी ज़रूरियात से मुतालिक जो एक अहम पेशरफ्त हुई है। आपको पता है वफाकी बजट 2026-2027 में हुकूमत ने सैनिटरी पैड्स और ख़ास तौर पे पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाली हिफ्ज़ाने सेहत की जितनी भी मस्तूआत है, जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर जो 18% टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करने का ऐलान किया है। और इस फैसले से ख़वातीन, तलबात और तमाम ऐसी वुमेन एडवोकेट हैं वो वाकई खुश हो गई हैं, बिकॉज बहुत से ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी जब इस पे टैक्सेशन लगाई गई थी कि ये जो चीज़ है ये लग्जरी आइटम के अंदर नहीं आती, ये एक जो है ना ये ज़रूरत में आती है, एक आम खातून की ज़रूरत है, हर लड़की की ज़रूरत है। इस हवाले से जो है पैड, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी स्टेशंस के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगाना जो है इट वाज नॉट नीडेड, इट वाज नॉट नेसेसरी, एंड इट वाज हाईली प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो जहां पैड की कीमत 250 रुपये थी, 200 रुपये थी, वो 550-600 रुपये पहुंच गई थी, जो कि एक आम खातून के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू परचेज दैट। बच्चियां, खातून, क्योंकि हमने हर तबके को देखना होता है। और जिन्होंने केस पुट किया था उनसे हमने पहले भी प्रोग्राम्स में हमारे साथ रही हैं, उन्होंने हमसे पहले भी बात की थी कि दे आर वर्किंग ऑन दिस, और ख़ास तौर पे हमारी जो समाजी कारकुन है मानूर उमर, उनका नाम जो है सर फेहरिस्त है, और उन्होंने जो है इस टैक्स के ख़िलाफ़ जो है पूरी मुहिम चलाई थी और कहा था कि ये जो है किसी भी किस्म की लग्जरी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स जो है वो देना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में वीडियो लिंक में मौजूद है मानूर उमर, जिनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर। ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन अ सोसाइटी, आपकी एक पिटिशन से वाकई जो है एक छोटा सा चेंज आया है, और ये छोटा सा चेंज है, इट कुड बी अ मूवमेंट फॉर अ बिगर बेटर चेंज। कैसे एडवोकेट करेंगी इस चीज़ को? मैं पहली बात तो बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हुई इस न्यूज़ के साथ। तो गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बट मैं यहाँ एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुझसे पहले काफ़ी समाजी कारकुन, जर्नलिस्ट और लोग इस पे लॉबी करते आए हैं। तो हम लोग ये सारा मैं कहूँगी कलेक्टिव एक्शन का ये नतीजा निकला है। तो ये हम सबकी जीत है और वाकई खुशी का मौका है। और आपने बिल्कुल सही बोला है, ये एक जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ये हम सबको यकीन देता है कि हम आगे भी अगर अपनी आवाज साथ मिलकर उठाएं तो हम लोग चेंज ला सकते हैं कानून में, सोसाइटी में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा मानूर, हमने इस चीज़ को पहले भी एड्रेस किया था, यू वर अ पार्ट ऑफ आवर शो। कितना मुश्किल था इस चैलेंज को लेना, इस चैलेंज को एडवोकेट करना, पिटिशन फाइल करना, वो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि कितना लंबा प्रोसेस था? हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर? सितंबर 2025 में मेरे वकील साथ जो थे एहसन जहांगीर खान, आई बिलीव वो भी हम आपके साथ हम शो पे हमने जब पहले बात की थी, एहसन और मैंने जाके लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी में जब पिटिशन फाइल की थी, 200 पेज की पिटिशन हमने फाइल की थी, जिसमें काफी रिसर्च और काफी काम लगा था। उसके बाद हमारी कोई 4-5 हियरिंग्स हुई थी। एक हियरिंग में मैं खुद ही आके मैंने आर्ग्यू भी किया था, और लंबा टाइम लगा है, बिकॉज हियरिंग्स में तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट के खिलाफ केस है तो गवर्नमेंट ने तो जवाब देने में टाइम दिया और थोड़ा सा इस तरह केस ड्रैग ऑन हुआ। बट साल से पहले सितंबर में हमने पिटीशन फाइल की और अभी तक सितंबर से पहले जी गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। तो ये काफी आई वुड से एक हिस्टोरिक चीज है। इतना जल्दी बदलाव कानून में कभी मैंने नहीं देखा आते हुए।
तो ये काफी आई वुड से मैंने आई थिंक एक एग्जांपल सेटिंग हिस्टोरिक एक मूव है जो ये सब को अपलॉड करना चाहिए। इसका मतलब है कि खवातीन की आवाज सुनी जा रही है, ईवानों तक जा रही है। दैट्स इम्पोर्टेंट एंड अ बिग चेंज एज वेल। मानूर, अच्छा मानूर, ये तो बात है एक सैनिटरी पैड के हवाले से, यू नो, कि जिसपे जीएसटी जो है, ऑफ कोर्स जो टैक्स है वो कम हो गया है। हाउ अबाउट खवातीन की और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स का हवाला है, आईयूडीज हैं, और आपको पता है कि वो सब चीज़ें जो हैं सेहत के ज़िम्मे में आती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल के ज़िम्मे में आती हैं। मैटरनिटी के हवाले से आपको पता है हर आए दिन खातून जो हैं वो मर जाती हैं। तो कभी सोचा है कि इस हवाले से भी इस स्टेप के बाद कोई एक बड़ा और स्टेप आ जाएगा? बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं 14 साल की थी तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कॉल्ड द लाइफ विदिन। वो मटर्नल मोर्टालिटी पे है कि जब माँ बच्चों को पैदा करते हुए उनकी फौतगी हो जाती है। तो ये जो पाकिस्तान में एक फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई। मैं ये भी इसलिए भी काफी अपलॉड करना चाहूंगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव से भी टैक्स हट गया, बट अभी सबसे बड़ा मसला ये है, टैक्स बेशक हट जाए माहवारी की मसनूआत से, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल से, पर ये किसी के फायदे में चीज नहीं आएगी जब तक अवेयरनेस नहीं है और तालीम नहीं है। अगर लोगों को पता नहीं है कि ये टैक्स हट गया, अगर लोगों को पता भी नहीं है कि पैड्स होते क्या है या बर्थ कंट्रोल पिल्स कैसे लेते हैं, या क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं फैमिली प्लानिंग की, तो हमारी सोसाइटी जिस राह पे चल रही है उस पर ही चलती रहेगी। क्योंकि जो दूर दराज इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहां इतनी तालीम नहीं है, और कहते हैं ना, तालीम से ही लोगों को अवेयरनेस आती है। जब वो अपना ख्याल रखेंगे तो ही सोसाइटी बेहतर अच्छा, होगी। पैड्स जो है, बिल्कुल अब ऐसी चीज हो चुकी हुई है कि पासमानदा इलाकों में भी अवेलेबिलिटी इनकी है, बहुत सी एनजीओज इस पे काम कर रही हैं, वहां जाके दिया जाता है, बताया जाता है कि आपने अपनी सेहत की हिफाजत कैसे करनी है, और खासतौर पे ये ऐसी चीज है जो कि इट्स ए नेसेसरी। बट हाउ अबाउट टू एजुकेट देम? अवेयरनेस का और कौन कौन से तरीके हैं कि हम लोग जो हैं बर्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल पिल्स और इन चीजों के ऊपर भी हम बात कर सकें? ये तो मैं काफी टाइम से एडवोकेट करती आ रही हूँ। मैंने इस पे काफी ऑनलाइन वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि पूरी दुनिया में हेल्थ एजुकेशन स्कूल करिकुलम का हिस्सा है। हमारे यहाँ हमारी साइंस बुक्स में बिल्कुल हमें पौधों के सेल के बारे में सब कुछ पता है कि जो उसका डायग्राम में हम लोग रट के बता सकते हैं कि ये सेल और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल का फलां हिस्सा, ये मेम्ब्रेन है। बट हम लोग जो इतनी बेसिक चीज है जैसे प्यूबर्टी, लड़कों यंग बॉयज यंग गर्ल्स दोनों की जिंदगी में ये चेंज आता है, पर हमारी साइंस बुक्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। जो प्यूबर्टी की एज के गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनकी स्कूल की बुक्स में, हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबों में हमें ये सेहत एजुकेशन का एक कोर्स करना चाहिए, या हमें अपनी साइंस बुक्स के अंदर ही इस पे ज्यादा डिटेल्स डाल देनी चाहिए, और माहवारी के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर होना चाहिए। और हाउ अबाउट मानून, बिल्कुल आप बात सही कर रही हैं, हाइजीन के हवाले से हम एक सवाल उठाना चाह रहे हैं कि बच्चों की हाइजीन, लड़कियों की हाइजीन कितना जरूरी है? बड़े हो जाते हैं, एज टीन से गुजर जाती, फिर भी नहीं पता लगता कि हाइजीन होती क्या है। बिल्कुल। तो और इसमें हम लोग जब तक एक आई थिंक कलेक्टिव एक्शन पूरे पाकिस्तान के सिलेबस में लाएंगे तो इससे हमारी सोसाइटी की फैमिली प्लानिंग, हाइजीन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, सारी चीजें साथ बेहतर होंगी। ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो पीरियड टैक्स की जो मुहिम चली थी, इट वाज इनिशिएटिव, काफ़ी कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया था पीरियड टैक्स के हवाले से, नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों का कौन सा है कि जिसमें आप लोग चाहते हैं कि यू नीड टू एडवोकेट दिस यू नो इशू दैट्स इम्पोर्टेंट टू? आई थिंक अभी द नेक्स्ट स्टेप जो हम हर अपनी पाकिस्तान के मसले का सब लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात ना करें, पर हम लोग जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनको पीछे ना छोड़ जाए। अभी टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इजाफा आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि औरतें और टेक्नोलॉजी लिटरेट बने। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट वर्कशॉप्स होल्ड करें। एक स्टडी निकली थी कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 20% से कम औरतों के पास फोन है।
काफी इलाकों में नहीं होते, उनके घरों में सिर्फ आदमी के पास होता है। तो टेक्नोलॉजी लिटरेसी, एजुकेशन में लिटरेसी रेट बढ़ाना और ख्वाजा सरा लोगों के हकूक पे बात करना, इसमें काफी इनिशिएटिव्स हैं जिसपे मैं और मेरे जो साथ कारकुन हैं हम लोग इस पे एडवोकेसी करते रहते हैं और आगे करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इस जो ये फैसला आया है, आपको पता है इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो इसमें आपके हलकों में ख़वातीन स्टूडेंट्स के अंदर क्या जोश व जज्बा नज़र आ रहा है? आर दे सपोर्टिंग यू एंड आर दे मेकिंग यू समहाउ एन एम्बेसडर टू एडवोकेट देयर इश्यूज इन द असेंबली? यहाँ जो आई विल से जो पब्लिक रिस्पांस आया है, जेन्युइनली बहुत खुश आया है सबसे, कि सब लोग बहुत ही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये जो स्पेशली जेन जी है और ये यंग जनरेशन में, एक चीज और कहना चाहूंगी, जो सारी नहीं पर जो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके काफी लॉबी किया है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है महावारी जस्टिस, उन्होंने एक ऑनलाइन पिटिशन ऑनलाइन लॉन्च की थी जिसमें 10,000 सिग्नेचर्स आए थे। हम सारे जो मेरे साथ काम करते हैं, हम सारे जेनजी का ही हिस्सा हैं। तो आई थिंक साथ हम लोग एक फील कर रहे हैं कि हमारी जीत है, कि एडवोकेसी तो सालों से चलती आ रही है बट अब चीजें बदल रही हैं। हमारा आई थिंक शायद अंदाज फर्क हो पिछली जनरेशन से, तो सब बहुत आई वुड से खुश हैं और हम लोग इसको एक कॉन्फिडेंस के तौर पे लेके जा रहे हैं कि हम आगे भी जब आवाज उठाएंगे किसी और मौजू पे तो गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। ठीक है। अच्छा महानूर, ये भी बताइएगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ के हवाले से ऑफ कोर्स देयर इज़ नो अवेयरनेस, मगर ये जो पैड के ऊपर टैक्स फ्री हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि वहाँ प्रोवाइड किया जाए जगह जगह, नगर नगर, गली गली में, ताकि ख़वातीन की सेहत जो है वो बेहतर हो सके? मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड बिल्कुल करना चाहिए। स्कॉटलैंड की मैंने काफी दफा एग्जांपल भी दी है। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने पैड्स, टैम्पॉन्स बिल्कुल मुफ्त कर दिए हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, इन जगहों में तो कोई अगर बाथरूम जाए तो वहां उनको इसका एक डिस्पेंसर सा मिल जाएगा, जिससे अगर आप कहीं जाते हैं और आपको वहां पानी या इस तरह की चीजें मुफ्त में मिल जाती है, तो ये एक बेसिक लाइफ की नेसेसिटी है। तो बिल्कुल आई थिंक अगर एक दिन भी हम स्कॉटलैंड की तरह अगर ये कर पाए, बहुत ही खुशी की चीज होगी। बट अभी मैं चाहती हूँ कि सिविल सोसाइटी और कंपनीज को भी थोड़ा सा बोझ उठाना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत अमीर मुल्क नहीं है, तो जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लम्स हो गई, नस्ट होगी, वो काफी ज्यादा फी लेती है स्टूडेंट से, तो वो अफोर्ड कर सकती है अपने बाथरूम में खुद ही ये प्रोवाइड करना मुफ्त में। तो जो जहां जहां यूनिवर्सिटियां और कंपनीज बोझ उठा सकती है थोड़ा सा, तो उनको मदद करनी चाहिए। अच्छा, आजकल भी अभी भी इस इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर, डिजिटल दौर के अंदर भी ख़वातीन इस चीज़ को टैबू समझती हैं। हमारे ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां आज भी जो है वो कहते हैं जी कपड़ा इस्तेमाल करें एंड वॉश दैट ऑफ एंड यू री यूज़ इट, वाई टू यूज़ सच एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। 250, 300, 500 रुपये भी उनके लिए एक वैल्यूएबल अमाउंट है। तो हम इस चीज़ को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं? कानून साजी हो गई, टैक्स फ्री हो गया, नाउ हाउ टू प्रोवाइड देम? बिल्कुल, अभी आपको पता है मेरी सबसे जब मैंने पिटिशन लॉन्च की तो मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस्लामाबाद में कुछ दो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती थी, वहां मेरी अपनी स्टूडेंट्स जो काफी अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, इस्लामाबाद कोई दली इलाका तो नहीं है, कि वो मुझे बताई थी कि उनकी अम्मियाँ और उनकी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, उनको लगता है कि पैड्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी, पैसे जाया करने की बात हो गई है। तो वहां जब हम अवेयरनेस देंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपके हाइजीन के इश्यूज हो सकते हैं, तो जब तक हम एक एजुकेशन नहीं बताएंगे कि पैड्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और ये कपड़ा और इस तरह की जो बाकी चीजें सेहत की क्यों बुरी हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, तो ये जब अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे, तो ही हम लोग इस इश्यू को हल कर पाएंगे। अच्छा महानूर, खवातीन की सेहत से मुतल्लिक कानून साजी मजीद बेहतर बनाने की किस चीज में जरूरत है? व्हाट इज द सेकंड थिंग यू वांट टू डू फॉर द वुमेन्स हेल्थ?
आई थिंक जो सेकंड चीज हमें करने का अभी हाई टाइम आ गया है कि हम लोग अब एक और चीज जो बहुत और सिर्फ औरतों की हेल्थ के लिए बट आदमियों की भी आजकल न्यूज में भी आ रहा है कि पाकिस्तान में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का स्प्रेड बहुत हो रहा है। STDs। हम कभी इसके बारे में पब्लिकली, बिल्कुल एसटीडीज, हम कभी पब्लिकली इसको एक्नॉलेज नहीं करते बट होते हैं। HIV जैसे जो डिजीजेस हैं वो तो माँ से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। गद्दे टीके अगर इस्तेमाल होते हैं, एक अस्पताल का वार्ड था आई बिलीव, वहां अगर आप टीका इंजेक्शन फिर से इस्तेमाल करें उससे स्प्रेड हो सकते हैं। तो अब टाइम आ गया कि हम इन चीजों के भी बात करें और लोगों की हम देखें कि कहाँ कानून साजी में लोगों की पॉलिसीज बन सकती हैं जिससे हम लोग बच्चों की और लोगों की सेहत को बचाएं, बिकॉज ये हमारी बहुत स्प्रेड कर रही है पाकिस्तान में। Thank you so much, Manur. It was pleasure talking to you, and she was advocating this, subject जो कि पीरियड टैक्स के ऊपर जो है पूरी मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया। और इस सोशल कॉज के पीछे एक ही कॉज थी कि ख़वातीन की सेहत की हिफाजत होनी चाहिए, ख़वातीन में ऐसे टैक्सेस नहीं होने चाहिए। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं थी, ये एक आइटम है जो कि सबकी ज़रूरत है और स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज की ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों की आगाही के अंदर जो है काम करें और उसके साथ साथ इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि एक जो माहौल है, एक जो हिफ्ज़ाने सेहत के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। सेहतमंद खातून इज़ अ सेहतमंद माशरा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ख़वातीन जो है सेगमेंट को बड़े गौर से देखें क्योंकि ये सेगमेंट स्पेशली हमने ख़वातीन के लिए डिज़ाइन किया है और हमेशा से ही समझा जाता है कि खाना पकाना जो है सिर्फ ख़वातीन का काम है, लेकिन दुनिया में जितने नामवर शेफ्स निकले हैं वो सारे जो है मर्द हजरात हैं। ख़वातीन जो है खाना अच्छा बनाती हैं मगर कहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो मर्द हजरात ज़्यादा अच्छी करते हैं। तो ये भी एक डिबेट है, ये भी एक लड़ाई है जो कि आज हमने लड़नी है। और स्पेशली हमारी आज नौजवान नस्ल जो है कलनरी आर्ट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही है, सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। कलनरी आर्ट्स एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाना बनाना तो हर बंदा जो है इंग्रेडिएंट्स देके बना सकता है, मगर खाने का जायका डेवलप करना, टेस्ट डेवलप करना, इसके साथ प्रेजेंटेशन करना और डिश ऐसी बनाना जो कि बजट में आए और पूरा ही फैमिली जो है एक वक्त में बैठ के खा सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें ज्वाइन किया हमारे किचन में आज अब्दुल राफ़े मौजूद हैं, कलनरी एक्सपर्ट हैं, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफ़े। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अब्दुल राफ़े, आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है? मेरी स्पेशलिटी बेसिकली एज अ मार्केटिंग शेफ़ मैं बेसिक 7 कुजीन्स जानता हूँ, कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज़, अरेबिक, पाकिस्तानी एंड इंडियन। 7 कुजीन्स जानते हैं आप? अच्छा। और सब में आपकी स्पेशलिटी है? लाइक स्पेशलिटी मेरी है कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप देख लें जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं कॉन्टिनेंटल को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, पैन एशियन जिसको कहते हैं। या पैन एशियन एंड कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो आज आप किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक विद पेपरकॉर्न सॉस और साथ हम मॉकटेल्स बनाएंगे। चिकन स्टेक फिर पेपरकॉर्न सॉस। ओके, दिस इज डिफरेंट फॉर मी। तो आप इंग्रेडिएंट्स बताएं, हमारी ख़वातीन आपको आज देखेंगी और लिखेंगी बैठ के। देन वो स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन के ब्रेस्ट लिए हैं स्टेक्स के लिए, उसकी हम मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, देन वो उसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून हम उसमें थोड़ा सा पेपरिका डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए। देन हम उसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। चिकन जो हमारी ब्रेस्ट है वो 600 ग्राम है, तो उसमें हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। 600 ग्राम कितने लोगों के लिए? 4 पर्सन्स के लिए। अच्छा, 4 पर्सन सर्विंग है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हल्का सा फ्रेश लेमन का इसको ट्विस्ट देंगे फॉर फ्लेवरिंग। तो इसको हम अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन आपने इसकी आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं ज़्यादा फ्लेवर के लिए, लेकिन हम इंस्टेंट करेंगे। तो इंस्टेंट में हम थोड़ी थोड़ी हल्की चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। अगर आपने ओवरनाइट इसमें मैरिनेशन करनी है तो आप इसमें कम ज़्यादा चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सॉस पे। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है स्टेक का, ये कितनी देर में बन सकता है?
लाइक कॉन्टिनेंटल जो फूड है ये फास्ट फूड में भी कंसीडर होता है, लेकिन ये फास्ट फूड की टाइप है। तो लाइक आप कह लें स्टेक्स का और सॉस के साथ 15 मिनट्स में ही आपका रेडी तैयार हो जाएगा। हाँ, तो ये तो बहुत क्विक रेसिपी है फिर, इसका मतलब है। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे सॉस के लिए। ऑयल बेसिकली सॉस जो है बटर से बनती है, लेकिन ऑयल हम इस वजह से थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि जो हमारा बटर है वो बर्न ना हो, क्योंकि बटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, तो वो जो हमारी चीज़ें हैं उनको बर्न कर देता है। इस वजह से उसका थोड़ा सा माइल्ड करने के लिए हम उसके अंदर वो ऑयल ऐड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने ये सॉस बना रहे हैं। यस, अच्छा, ये जो सॉस है इसमें बटर है और बटर है, ऑयल है, इसके बाद हम इसमें अपना गार्लिक ऐड करेंगे। नाइस, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें हमारा चॉप गार्लिक है, एंड 1 टेबल स्पून इसमें हमारा चॉप अनियन है, और देन इसको अच्छी तरह से हम सौते करेंगे। और सौते करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना फ्लावर थिकनिंग के लिए, उसको सॉस को फिर रनिंग करने के लिए ना हम अपना फ्लावर, एंड उसके अंदर हम कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे लोग राफे डाइट में भी स्टेक्स खाते हैं। या स्टेक्स का आपने देखा क्विक सी मैरिनेशन है, कोई ज़्यादा हमने उसके अंदर मसाले ऐड नहीं किए, थोड़ा उसमें सिर्फ फ्लेवर देने के लिए। जिन्होंने डाइट करनी तो स्टार्च ना ऐड करें, स्टार्च कॉर्नफ्लोर हम ऐड नहीं कर रहे, इस वजह से हम सिर्फ फ्रेश जो ऑल पर्पस फ्लोर है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि डाइट के लिए भी प्रेफर है, और उसके बाद स्टेक्स में भी हमने कोई अदर मैरिनेशन नहीं, सिर्फ ब्लैक पेपर है, हमारा चिली सॉस है, आप उसको भी स्किप कर सकते हैं जो डाइट करते हैं, और सोया सॉस आप ऐड कर लें, सोया सॉस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लेमन हमने ऐड किया फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये हम सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं यस। साथ। अच्छा, चिकन को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, पैन फ्राई करेंगे, पैन फ्राई करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल में माइनर सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि और जिन्होंने अगर एयर फ्राई भी कर सकते हैं, पैन फ्राई में एयर फ्राई में सेम ही होता है, आप उसमें भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करते हैं एयर फ्राई में, इसके अंदर भी आपने सिर्फ ग्रीस करना है पैन को ऑयल के साथ, देन आपने सिर्फ उसे पैन फ्राई करना है, वो अपने ही फैट के अंदर, चिकन है या बीफ भी आपका बीफ स्टेक है वो अपने फैट के अंदर पकता है, तो ये एयर फ्राई का ही एक आ जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अरोमा इसका पूरे सेट पे मजा आ रहा है। बटर है, बटर का अरोमा फैलता है। उसके बाद राफे हम आपसे नाश्ते भी बनवाया करेंगे, वीक में 1 डे इज लाइक आवर डे, जिसमें हम रोज कोई एक आधी रेसिपी बनाएं। उसके साथ हम इसमें अपनी क्रीम ऐड करेंगे, आप क्रीम की जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हो, लेकिन क्रीम अगर आपको फैट का ज़्यादा इशू है तो आप क्रीम ना ऐड करें, आप मिल्क ऐड कर लें। मिल्क ऐड करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा फ्लावर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने इसमें क्या ऐड किया है? क्रीम, कुकिंग क्रीम जो होती है, कुकिंग क्रीम। ठीक है, ये व्हिप क्रीम है, दूसरी क्रीम नो है? कुकिंग क्रीम है। व्हिप क्रीम और कुकिंग क्रीम में फ़र्क होता है, व्हिप क्रीम जो होता है वो हाई फैट होता है, कुकिंग क्रीम जो होती है वो लो फैट क्रीम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लो फैट नॉर्मल कुकिंग क्रीम ऐड की है। ठीक है, उसके साथ हम इसमें वाटर ऐड करेंगे इसको रनिंग करने के लिए सॉस को। ठीक है। अच्छा राफे, ये 15 मिनट्स में आपने कहा कि पूरी रेसिपी जो है कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको कम टाइम में भी कर सकते हैं, आप बहुत साइड पे आप कर लें तो आप इसको 7-8 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चिकन के जो पीसेस हैं, जो ब्रेस्ट पीसेस लेने हैं, उसमें कोई कट्स लगाने होते हैं? माइनर से आप कट लगा सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं लाइक हमने माइनर से में ज़रूर दिखाएं ताकि पता हो कैसे उन्होंने लगाने हैं। ठीक है, तो आज हमारी लेडीज़ हैं वो आज ऑफ कोर्स बच्चों की छुट्टियां भी हैं, मौसम भी खुशगवार है, तो स्टेक्स इज़ द राइट चॉइस कि आप अपने घर में आज बनाएं, और आई थिंक मैं भी यही बनाऊंगी आज आके। इसके साथ हम अपनी सीजनिंग इसमें ऐड करेंगे, लाइक इसमें हमारे पास ऑल हर्ब्स आ जाते हैं। ऑल हर्ब्स में आता है हमारे पास थाइम है, बेसिल है एंड रोजमेरी है, उसके बाद चिली फ्लेक्स। आप इसमें हर्ब्स ऐड करें सॉस में। हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। हमारी रेसिपी तैयार नहीं है तो आप लोग आता है, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक
व्यूअर्स हमारे किचन में आज जबरदस्त किस्म की डिश बन रही है, स्टेक्स बन रहे हैं और साथ हम मॉकटेल भी बना रहे हैं। तो हम अब्दुल राफे की तरफ जा रहे हैं जो कि हमें बताएंगे कि मॉकटेल आपने कैसे बनाना है और अपने कहते हैं ना कि समर सीजन के अंदर ब्रीजी कैसे फील करना है। जी अब्दुल राफे, मॉकटेल आप कौन सा बना रहे हैं? मॉकटेल हम बना रहे हैं पैशन फ्रूट एंड रेस्पबेरी। जब हम समर के अंदर स्टेक्स वगैरह खाते हैं तो आपको पता है डाइजेशन के लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो उसके के लिए अगर हम प्लेन सोडा पीते हैं तो उससे मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, लेकिन फ्रूट फ्लेवर ऐड करेंगे। प्यूरी है हमारे पास पैशन फ्रूट की। कौन सा फ्रूट फ्लेवर है? पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट फ्लेवर ये अवेलेबल है, मुझे मिल जाता है? या इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है, फ्रोजन भी मिल जाता है, आप उसको क्रश करके भी एंड आप यूज़ कर सकते हो। देन हम पैशन फ्रूट लेंगे और उसके लिए रिफ्रेशिंग के लिए हम उसके अंदर मिंट ऐड कर देंगे। रिफ्रेशिंग के लिए हम उसके लिए मिंट लीफ ऐड करेंगे, उसके लिए उसमें अपने ड्रिंक्स फ्रेश मिंट या फ्रेश पुदीना, या ठीक है। और साथ भी हम उसमें अपना लेमन थोड़ा सा ऐड करेंगे फॉर रिफ्रेशिंग एंड प्रॉपर Squeeze करेंगे lemon। या स्क्वीज करेंगे एंड उसका जो जेस्ट है वो भी हम उसी के अंदर रहने देंगे फॉर अरोमा एंड फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, ताकि वो जो सोडे का फ्लेवर है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाए और जो हमारा रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर है वो उसमें ऐड हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्लेन सोडा ऐड करेंगे, 7 अप या कोई भी कार्बोनेटेड, आप कार्बोनेटेड सोडा ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका एफर्वेसेंस तो इतना अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो हम बाजार जाते हैं 2-2 हज़ार की ड्रिंक, ढाई हज़ार की ड्रिंक हम लोग पी रहे होते हैं। असल में उसमें इंग्रेडिएंट्स तो 2 ही होते हैं। या सोडा होता है, उसमें प्यूरी होती है आपकी और आइस होती है उसमें ज़्यादा आपकी। राफी, आपने तो बहुत से रेस्टोरेंट्स में काम किया होगा। यस मैम, 4 to 5 रेस्टोरेंट। हाँ, तो उसमें तो आपको पता होगा कि किस रेस्टोरेंट की कौन सी मैजिकल वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड है वहाँ। यस, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स के ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर हैं वो आपका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ना, फ्रूट प्यूरी होता है। तो आप किस लेवल का फ्रूट प्यूरी यूज़ कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा समर रिफ्रेशिंग करने के लिए ऊपर से रास्पबेरी फ्लेवर ऐड करेंगे हम। रास्पबेरी फ्लेवर, ताकि हमारी जो ड्रिंक है, आपने मिक्स फ्रूट फ्लेवर डाला है, रास्पबेरी फ्लेवर डाला है, मिंट लीव्स डाले हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक डाली है। या थोड़ा सा उसको ना लाइक आप देख रहे हैं कलर एंड रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ, ये बेशक आप सामने रख उसके दें। सामने हम डिहाइड्रेट, ओह नाइस, व्हाट इज दिस? डिहाइड्रेटेड ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का सीजन नहीं है। ऑरेंज, इट्स अ ड्राई ऑरेंज। या ड्राइड ऑरेंज। अच्छा, और उसके साथ साथ हमारा स्टेक भी रेडी है। अच्छा, स्टेक भी रेडी हो गया। या स्टेक के साथ हम आपने कुछ शैलो फ्राई चिकन को कर दिया है और साथ आपने सॉस क्रिएट कर दिया सॉस पे कर दिया, साथ हमने कुछ सोते वेजिटेबल्स भी की हैं ताकि फॉर हेल्दी, लाइक हम शुरू से सुनते आ रहे हैं वेजिटेबल में कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो साथ वेजिटेबल्स, साथ हमारा चिकन स्टेक एंड हमारी ब्लैक पेपर कॉर्न सॉस। हम इसको अब डिश आउट करेंगे जल्दी से। अच्छा, मेन प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग प्रेजेंटेशन को देख के ही, चाहे फूड का टेस्ट नॉर्मल भी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो दे ईट, और आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी और खाना बहुत अच्छा होगा तो आपको दिल जाएगा यार कुछ कमी है जो रह गई है। अच्छा राफी, आप डिश आउट कैसे करेंगे मैं प्लीज देखना चाहती हूँ। लाइक वी ऐड आवर स्टेक्स फर्स्ट, both like this, and add some vegetables। ठीक है, आपने निकाल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और इसके बाद आपने सौते वेजिटेबल्स के साथ ऊपर सॉस डालेंगे। और सॉस कैसे रखी आप? सॉस आप इसको लाइक जो प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट में, वो स्टेक्स के ऊपर वो सिजलर के अंदर लेकर आते हैं, सिजलर के अंदर लेके आते हैं। एंड वो जो सॉस है आपकी, वो उसको थोड़ा सा हम उसको वार्म करके क्विकली सा, ताकि सॉस हमारी जो है वो रनिंग हो जाए थोड़ी सी। एंड देन हम स्टेक्स के ऊपर ऐड करेंगे। वो सीजलर्स में लेके आते हैं कि जो भी देन आपका जो स्टेक्स होता है ना, उसके ऊपर जो आपकी सॉस रनिंग आ रही होती है, बहुत थिक है। या अक्सर लोगों की सॉस बहुत वो होती है, बिकॉज थिक करने का इससे इशू ये है कि आपका जो स्टेक है प्रॉपर बाइट आप लेते हैं, उसके साथ प्रॉपर एक फ्लेवर आता है, वरना वो पानी पानी लग वरना वो आपको वाटरी है। ये हमारा जो है प्लेटर, हमारी आज समर डिलाइट तैयार है।
व्यूज स्टेक्स आर रेडी और उसके साथ हमारा जो मॉकटेल है वो भी रेडी हो चुका हुआ है। आपने देखा प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है, इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन जिस तरीके से आप उस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते बहुत ज़रूरी होता है। अब्दुल राफिक कोई टिप देना चाह रहे होंगे व्यूअर्स को? टिप ये है, बेसिक आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में भी यही आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के ऊपर आपसे हाई चार्ज कर लेते हैं। इसलिए समर में आप क्योंकि सबके बच्चों के भी ऑफ हैं, घर रह के नई नई डिश आप ट्राई करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, साथ उनसे भी रिव्यू लें और प्रेजेंटेशन आप नेट से भी देख के आप अपनी गुड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने रेस्टोरेंट वाली फील लेनी है तो गूगल्स पे आपको बहुत सी पिक्चर्स मिल जाती हैं प्रेजेंटेशन की, आप वहाँ से देख के अपनी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच राफे, और इतना ज़बरदस्त आपने बनाया है डिश जो है हमारे आज स्टेक्स जो हैं, चिकन स्टेक्स और मॉकटेल्स आज तैयार हुए हैं हमारे किचन में। हमने सोचा कि समर डिलाइट का पूरा मज़ा लें। आपको मैंगो की अफादियत के हवाले से हमने बहुत सी बातें की थी कि आम खाना कितना ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ गर्मियों में ऐसी डिशेस ज़रूर खाएं जिससे आपको फुलनेस ना आए, आप हैवी फील ना करें, लाइट फील करें। और लाइट फील करने के साथ साथ जो है खासतौर पे बच्चों की छुट्टियां वो एंजॉय कर सके। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके, न्यू पाकिस्तान पे पेज पे जाकर रेसिपी आप देख सकते हैं, डोंट मिस द रेसिपी। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।